हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट विद पूनम। तो स्टूडेंट्स, चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं नेट का जो फर्स्ट पेपर है उसको सोल्व करना। तो ये इस वीडियो में हम 24 सितंबर 2020 जो संस्कृत का पेपर हुआ है उसको सोल्व करते हैं। चलिए, ये हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस शिक्षण स्तर में अधिगमकर्ता की अवधारणाओं के सकारात्मक दृष्टांतों के बीच विभेद का अवसर प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और इसको ये देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है शिक्षण स्तर। तो आपको पता होना चाहिए कि शिक्षण के 3 टाइप के स्तर होते हैं: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल क्या होता है? सबसे लो लेवल होता है जिसमें बच्चों को रटाया जाता है। और अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है? इसमें सही और गलत की पहचान करवाई जाती है और इसमें टीचर और जो स्टूडेंट है दोनों का इक्वल रोल होता है। और जो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है ये उच्च जो है इसका स्तर बोला जाएगा, हाई लेवल बोला जाएगा, जो शिक्षण के स्तर है इसका। तो इसमें क्या है कि जो लर्नर है उसको एक प्रॉब्लम दे दी जाती है और उसका वो खुद ही समाधान करता है, तो उसको रिफ्लेक्टिव लेवल बोलते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि अधिगमकर्ता की को अवधारणाओं के सकारात्मक दृष्टांतों के बीच विभेद कौन सिखाएगा? विभेद सिखाएगा जो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी कि बोध स्तर इसका आंसर हो जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में है कि शिक्षण के दौरान किसी शिक्षक के वे कथन जो विद्यार्थियों को स्वयं या दूसरों के किसी उत्तर को सविस्तार प्रतिपादित करने के लिए प्रोत्साहन करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं सहयोगी व्यवहार। सहयोगी व्यवहार के अंतर्गत क्या आएगा? विशेष परीक्षा। विशेष परीक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है कि एक प्रभावी शिक्षक बनने की क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे अभिवृत्ति और धारणाओं की बजाय व्यवहारगत कहा जाएगा? तो शिक्षक को व्यवहारगत किस लिए कहा जाएगा? तो सक्षमता वह प्रयास है जो शिक्षक और अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। तो इसमें क्या क्या आएगा? क्या इसमें नियंत्रण बिंदु आएगा? नहीं। संप्रेषणीयता आएगा इसमें, और प्रबंधन और निगरानी भी आएगा। शिक्षक का उत्साह इसमें नहीं आएगा, और मूल्यांकन और फीडबैक मुहैया कराना आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सी और ई। बी, सी और ई, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रयोग में लाई जाने वाली अध्यापन विधियों की निम्नलिखित सूची में से उन विधियों की पहचान कीजिए जो अधिगमकर्ता केंद्रित है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। इसमें ऐसी अध्ययन विधियाँ पूछी गई है जो अधिगमकर्ता केंद्रित हो, यानी कि लर्नर सेंटर्ड पूछी गई है इसमें। तो परियोजना विधि नहीं होगी, इसका चॉक एंड टॉक भी नहीं होगी, दृश्य सर्वे माध्यम के साथ व्याख्या देना भी नहीं होती, कंप्यूटर की सहायता से शिक्षा देना होती है, और अनुरूपण और भूमिका निर्वाह भी होती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी और ई, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो एक तरफ मूल्यांकन के रूप दे दिए और दूसरी तरफ विवरण दे दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या होता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है कक्षा के दौरान कोई सुधार करना है, कोई कमी को दूर करना है, तो वो क्या होता है? निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है। इसको इंग्लिश में फॉर्मेटिव बोलते हैं। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन में क्या होता है, देखिए
इसके प्रयोग में प्रयोजन सुधार की गुंजाइश और संभावना की पहचान करने के लिए होता है। तो ए का 3, अब ए का 3 आंसर में देखो, एक में मिल रहा है ए का 3, तो हमारा एक से ही आंसर आ गया, ए इसका राइट आंसर बन गया। चलिए दूसरा देखते हैं, संकलनात्मक मूल्यांकन जिसको समेटिव मूल्यांकन बोलते हैं, इसका आएगा ये, इसका ये है संकलनात्मक मूल्यांकन का आएगा कि इसका प्रयोजन अधिगम स्तर आंकना होता है और निष्कर्ष संदर्भित प्रशिक्षण क्या होता है, आधिपत्य सूचक मानक होता है। मानक संदर्भित प्रशिक्षण क्या होता है, रिपोर्टिंग के लिए प्रतिशतता आधारित रैंक और मानक प्राप्त करने का प्रयोग किया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि परिकल्पनात्मक निगमनात्मक शोध प्रतिमान का प्रयोग करने में निम्नलिखित में से किस क्रम को उपयुक्त माना जाता है। तो आपको इसका क्रम पता होना चाहिए कि क्रम में सबसे पहले क्या आएगी, समस्या आएगी, फिर क्या होगा, परिकल्पना निर्माण होगा, फिर क्या होगा, पद्धतों का संकलन होगा, पद्धतों का संकलन, फिर उसका क्या होगा, विश्लेषण होगा, और फिर क्या होगा, सामान्यीकरण, फिर निष्कर्ष होता है। तो इसको अगर हम सीक्वेंस में लगाएंगे तो सबसे पहले क्या होता है, शोध समस्या निर्धारित करना। तो शोध समस्या निर्धारित करना, और फिर क्या है, परिकल्पना निर्माण करना, फिर परिकल्पना प्रशिक्षण करना, फिर सामान्यीकरण पर पहुंचना और निष्कर्ष निकालना, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शोध प्रक्रिया प्राविद्यात्मक उपागम के अंतर्गत आती है। प्राविद्यात्मक का मतलब होता है पोस्ट पॉजिटिविस्ट, यानी कि इसको बोलते हैं उत्तर प्रत्यक्षवाद। तो उत्तर प्रत्यक्षवाद में क्या आता है, ये पूछा गया है आपको। तो इसमें क्या आएगा, नृजातीय वर्णन संबंधी अध्ययन, यानी कि एंथ्रोग्राफिक स्टडी। एंथ्रोग्राफिक स्टडी में क्या होता है कि हम किसी कोई एक वर्ग या जाति के हमें अगर रिसर्च करनी है तो हम उस जाति में उसी प्रकार रहने और घुलने मिलने लग जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई महाविद्यालय अध्यापक एक शोध कार्यक्रम तैयार करता है जिसमें उसका उद्देश्य अध्यापन के दौरान अपनी कक्षा में सामाजिक भावनाओं भावात्मक पहलू को सुधारना है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त मानी जाएगी। तो इसमें क्या है, सामाजिक भावात्मक पहलू को सुधारना चाहता है। अगर कक्षा में कोई सुधार करना है, यानी कि तुरंत तभी का तभी सुधार करना है, तो इसमें क्या आएगा, क्रियात्मक अनुसंधान विधि, यानी कि एक्शन रिसर्च में क्या होता है, तुरंत सुधार होता है। और जो एक्शन रिसर्च यानी कि क्रियात्मक सुधार है, उसको एक चक्रीय प्रक्रिया भी कहते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या आता है, नियोजन आता है। सबसे पहले क्या आता है, नियोजन, फिर उसके बाद में क्या आता है, क्रियान्वयन आता है, फिर उसके बाद में क्या आता है, पर्यवेक्षण, और फिर क्या आता है, चिंतन। तो कई बार हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट, इसका जो चक्रीय प्रक्रिया मानी जाती है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुसंधान चरण
अनुसंधान आचार शास्त्र में सबसे कम प्रभावित होते हैं। तो सबसे कम प्रभावित क्या क्या होता है ये बताना है आपको। तो अनुसंधान में सबसे कम प्रभावित होते हैं अनुसंधान चरों की पहचान करना और अनुसंधान चरों को परिभाषित करना। और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करते हैं वो क्या होते हैं, आंकड़ा संग्रहण प्रक्रिया, आंकड़ा विश्लेषण प्रक्रिया और अनुसंधान निष्कर्षों की रिपोर्ट, क्योंकि इनमें ही हम गड़बड़ी कर सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं और ये दोनों ऊपर वाले सबसे कम प्रभावित होते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि सबसे कम प्रभावित क्या करते हैं, तो ए और बी सबसे कम प्रभावित करते हैं, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध में शोध प्रतिवेदन लेखन में आत्मनिष्ठ शैली के प्रयोग की अनुमति है, यानी कि आत्मनिष्ठ शैली की किस में प्रयोग किया जाता है। तो आत्मनिष्ठ शैली आधारित सिद्धांतमूलक शोध और सहभागी प्रेक्षण आधारित शोध और व्यष्टि अध्ययन शोध में इसका प्रयोग किया जाता है। तो 1, 3, 5, 1, 3 और 5 यानी कि डी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पैराग्राफ है। पैराग्राफ क्या है आपको खुद पढ़ना है, ठीक है। खुद पढ़ के, और ये पैराग्राफ है आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक के। इसके नीचे जो आंसर है उसको मैं आपको बता देती हूँ कि जो 11वें नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा आपका डी। आपको खुद करके देखना है कि क्या आपका क्वेश्चन सही हो रही है। 12 का आएगा ए आंसर। 13 का आएगा सी आंसर। 14 का भी सी आएगा। और 15 का आएगा डी आंसर। पैराग्राफ आपको खुद करना है। ये आंसर मैंने इसलिए बताया है क्योंकि आप अगर खुद पैराग्राफ करोगे तो आपको आंसर नहीं मिलेंगे। तो ये राइट आंसर है, आपको खुद पता लगा लेना है कि आपके पैराग्राफ में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रेषण की प्रक्रिया में जब प्रदाता और आदाता संदेश भेजने और प्राप्त करने के संदर्भ में अपनी भूमिका की अदला बदली करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, संव्यवहारात्मक प्रतिरूप कहलाते हैं। इसमें क्या आता है कि संप्रेषण की प्रक्रिया में जब प्रदाता और आदाता संदेश भेजने और प्राप्त करने के संदर्भ में भूमिकाओं की अदला बदली करते हैं तो वो संव्यवहारात्मक प्रतिरूप कहलाता है, जो यह दर्शाता है कि संप्रेषण पूरा हो गया है। जब संप्रेषण पूरा हो जाता है तो संव्यवहारात्मक प्रतिरूप होता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि संप्रेषण में विद्यार्थियों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने वाला शिक्षक निम्नलिखित में से किन्हें सुनिश्चित करेगा। तो किन्हें सुनिश्चित करेगा, क्या विरोधाभासी विचार को करेगा, नहीं। आत्मसम्मान को करेगा, कक्षा में प्रदर्शन को भी करेगा, और वृत्तिक विकास तो करेगा ही करेगा, द्विचर विकर्षण नहीं करेगा। यानी कि बी, सी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि दो नीचे कथन दिए गए हैं, इसमें अभी कथन
एक और दूसरे को तर्क आर में दिया गया है। तो अभिकथन क्या कह रहा है कि समूह चर्चा में कुछ सहभागी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो हाँ जी, करते हैं। ये लोग क्या है, ये विरोधी लोग हैं जो शांत और प्रतिवादी होते हैं। तो ये बात गलत है। ये शांत और प्रतिवादी नहीं होते, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो क्या है अपने जो टॉपिक है उससे क्या है थोड़ा सा हट जाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं कि वो विरोधी नहीं होते, लेकिन वो क्या है अपने जो जो उनका मार्ग था उससे वो भटक गए। तो इसलिए क्या है बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन वो विरोधी लोग होते हैं, ये बात गलत है। तो इसका ए सही है और आर गलत है। तो इसका सी आंसर सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि संप्रेषण बाधा एक तरफ और दूसरी तरफ उसका विवरण दिया हुआ है। तो पहला है कि शारीरिक, शारीरिक क्या होता है, शारीरिक होता है अश्रव्य आवाज़, यानी कि ए का डी, ए का डी से अगर हम मिलाएंगे तो एक से ही हमारा आंसर बन गया। मनोवैज्ञानिक क्या होता है, मनोवैज्ञानिक होता है पूर्ववृत्तिक धारणाएं। भाषा संबंधी क्या होता है, भाषा संबंधी होता है एक अलग ही समझ होना। सांस्कृतिक क्या होता है, रूढ़िबद्ध धारणाएं होती है। तो ए इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब शैक्षणिक प्रयोजन हेतु संप्रेषण होता है तो घटकों का क्रम क्या होता है। तो घटकों का क्रम होता है, सबसे पहले क्या होता है सोर्स यानी कि स्रोत होता है, तो सबसे पहले ए आएगा। फिर उसके बाद में क्या होगा एनकोडर यानी कि कूट लेखन होगा, तो इसके ए के बाद में बी। फिर उसके बाद में क्या होता है मैसेज यानी कि संदेश होता है। फिर वी कोडक यानी कि डिकोडर होता है, और फिर इसमें फीडबैक होता है। तो इसकी जो सीक्वेंस है ये कि ये रहेगी। तो इसके हिसाब से ए इसका राइट आंसर हो गया। अगर हमें और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आता, लेकिन हमें ये तो पता है कि फीडबैक सबसे लास्ट में होगा, तो ई सबसे लास्ट होगा, तो एक क्वेश्चन में ही ई सबसे लास्ट में है। तो इस तरह भी हम क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब इसमें अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति क्या है स्थान ए से 3 किलोमीटर घंटा गति से पूर्व में 1 घंटे तक चलता है। तो पूर्व में कितने 3 किलोमीटर तक चलता है, इसको ये मान लेते हैं। फिर वो क्या होता है बाएं मुड़कर 1.5 किलोमीटर घंटा से चलता है। तो अब आगे क्या है घंटे की गति से उत्तर दिशा की ओर 6 घंटे तक स्थान बी तक चलता है। तो ये हो गया हमारा बी। स्थान ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी, तो आपको ये दूरी पूछी गई है। तो इसमें क्या है ये यहाँ पे क्या है कि 9 किलोमीटर तक चलता है, क्योंकि 6 घंटे चलता है ये, तो 6 घंटे यानी कि 9 किलोमीटर ये आ गया। और ये क्या है प्रति 1 किलोमीटर चलता है 3 घंटे तक, तो 3 किलोमीटर ये हो गया। तो 3 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, यानी कि 9 + 81 आ गया ये। तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो 90 आ गया। ठीक है, फिर अब हम ऑप्शन की तरफ जाते हैं। अगर हम 10 को देखते हैं तो 100 आएगा, तो ये 90 है, गलत हो जाएगा। 12 बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसको अगर हम
9.48 को 9.48 से गुना करेंगे तो ये आएगा अपना 89 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन का आयतन उसकी भुजा को 1.0% बढ़ाकर बदल दिया जाता है। इस घन के आयतन में प्रतिशत वृद्धि होगी। तो आपको पता है कि आयतन की भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं, हम भुजा के ऊपर 3 लगाते हैं। तो इसका सीधा सा हो जाएगा 30/1000 मल्टीप्लाई 100। तो 0 से 2 0, 1 से 1, तो 3% इसका आंसर आ गया। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैं आपको फॉर्मूले से इसलिए नहीं बता रही क्योंकि क्या है, जिसको फॉर्मूला आता है वो तो खुद ही कर लेगा, लेकिन जिसको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता तो वो इस तरह अपना जुगाड़ लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि संख्या को क्रम में लगाना है। ठीक है, तो 2 के बाद में 10 दे दिया, 30 दे दिया, 68 दे दिया। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले a का स्क्वायर प्लस में 1, तो कितना आ गया 2। फिर है 2 का स्क्वायर प्लस में 2, तो क्या हो गया 10। इसी तरह अगर हम 3 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये आ गया अपना 30। और इसी तरह 4 का स्क्वायर, तो हमें अगला बताना है। तो 5 का स्क्वायर प्लस में 5, 5 का स्क्वायर 125 प्लस में 5, तो 130। ये इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एक परिवार एक माह विशेष में एक वस्तु के उपयोग का कतिपय व्यय करता है। यदि उस वस्तु की कीमत 20% घट जाती है और वस्तु का उपयोग 20% बढ़ जाता है तो उस परिवार के व्यय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी या कमी हुई? तो 4% की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वर्ण क्रमों पर विचार कीजिए और अगला पद क्या होगा। तो ए के बाद में एक अक्षर छोड़ के बी, फिर सी आता है, फिर डी और ई को छोड़ दिया एफ। इसी तरह सीक्वेंस ई के बाद में एफ के बाद में जी आता है। तो एक एक ये सीक्वेंस छोड़ के चल रहे हैं। तो ए और ई के बीच में कितना डिफरेंस है आपको ये पता होना चाहिए। पहले तो ये देखो ए सी एफ, तो इनके बीच में 2 का है, इनके बीच में 3 का है। इसी तरह सब में ये ही मिलेगा 2 और 3 का। तो अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं हम। तो ये जो डी ऑप्शन है देखो, यू, यू के बाद में वी आता है, फिर डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड, यानी कि 2 का गैप इसमें और 3 का गैप इसमें हो गया। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे 2 तर्क वाक्य दिए गए हैं। इसमें क्या है, सभी दार्शनिक भ्रमणशील होते हैं। ये ओल वाला हो गया, ये नो, ये इसको सम और इसको सम नोट बोलेंगे। ओल, सम, ओल, नो, सम और सम नोट। तो इसमें क्या पूछा गया है कि सभी दार्शनिक भ्रमणशील होते हैं, ओल वाला पूछा गया है। और सुकरात भ्रमणशील नहीं है, तो
ये बात कर रहा है। तो इन दोनों का रिलेशन पूछा गया है। अगर इस तरह का रिलेशन बनता है तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी कि विरोधाभासी। ये एक दूसरे का विरोध करें, यानी कि या तो ये बात सही मिलेगी इसमें और या ये बात सही मिलेगी। अगर इन दोनों का रिलेशन हो तो उसको बोलते हैं सबअल्टरन, और इन दोनों का रिलेशन हो तो बोलते हैं कॉन्ट्रेरी, और इन दोनों को बोलते हैं सब कॉन्ट्रेरी। तो इन दोनों का रिलेशन पूछा गया तो इन दोनों का रिलेशन होता है एक दूसरे का विरोधाभासी। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे एक तर्क वाक्य दिया गया है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार का क्लासिकी निरपेक्ष तर्क वाक्य है? तो ये जो AEIO वाले हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल पॉजिटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव। ये भी पर्टिकुलर पॉजिटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव। तो महात्मा गांधी वाला पूछा गया तो ये क्या है? यूनिवर्सल पॉजिटिव है, सर्वमान्य सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है। तो इसका क्या आएगा? सार्वभौमिक विधेयात्मक। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जो सिलेबस में इंडियन लॉजिकल रीजनिंग है उसमें प्रमाण लगे हैं। जो 6 टाइप के प्रमाण हैं उनमें से क्वेश्चन है कि जो कौन से प्रमाण वैशेषिक दर्शन में स्वीकार किए गए हैं। तो वैशेषिक दर्शन ने माना है कि प्रमाण ओनली 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष और अनुमान। वैसे तो हमारे सिलेबस में 6 के 6 टाइप दिए हुए हैं, लेकिन वैशेषिक दर्शन का मानना है कि जो प्रमाण है वो 2 ही टाइप के होते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। इनकी हम डिटेल भी करेंगे, लेकिन अब नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में निम्नलिखित में से किसको स्वीकार किया जाता है? तो बौद्ध धर्म में किया जाता है स्वीकार एक तो अपोह को और एक प्रत्यक्ष को, यानी कि अपो प्रत्यक्ष किस में है? बी और ई, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तर्कसंगत युक्ति की प्रवृत्ति क्या होती है? निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो लॉजिकल रीजनिंग होती है उसके बारे में, जो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट होता है वो क्या होगा? या तो वैलिड होगा और या अनवैलिड होगा, यानी कि या तो वैध होगा या अवैध होगा। तो इसका सी इसका सही जो क्या आंसर बन रहा है। अब आपको इसमें क्या है, एक टेबल दे दी गई है। टेबल में से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले क्या, आपको टेबल की स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं बार बार इसको ऊपर नीचे नहीं करूँगी। निम्नलिखित तालिका में से किसी जिला विशेष में उत्पादित सब्जियों की मात्रा टन में संबंधी वर्षवार आंकड़ा दिया गया है। तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। ये एक तरफ वर्ष दे दिए और फिर ये सब्जियां दे दी, आलू, टमाटर और प्याज, कौन से साल में कितने कितने हुए हैं। तो अब चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस वर्ष जो है आलू का उत्पादन उसके औसत उत्पादन से कम रहा है। तो आपको औसत निकालने का पता होना चाहिए कि ये जो आलू दिए हुए हैं इनको क्या करना है, सबको आपको ऐड करना है, और फिर जितनी ये डिजिट 1 2 3 4 5 6, तो 6 से आपको क्या करना है, उसको काट देना है। तो अब हम इनका जोड़ करेंगे तो आएगा 2600, और उसको हम 6 से भाग दे देंगे तो आएगा
433.33, तो ये इसका औसत हो गया। तो अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि औसत उत्पादन से कम है। कहाँ गया क्वेश्चन? औसत उत्पादन से कम, तो 2016 में भी कम है, 14 में भी कम है, 15 में कम नहीं है और 17 में भी है। ये आप ऊपर देख सकते हैं कि जो 400 कितना हुआ था अपना 33 हुआ था ना, तो 2014 में भी है, 15 में नहीं है, और ये देखो 16 में भी है और 17 में भी है। तो इस प्रकार से इसका आंसर बी इसका आंसर हो जाएगा। फिर है बी इसका आंसर हो जाएगा। फिर है कि किस वर्ष टमाटर का उत्पादन सबसे कम रहा। तो टमाटर का उत्पादन देखो, टमाटर का उत्पादन किस वर्ष सबसे कम रहा, तो 2016 में सबसे कम रहा। दो हजार 16 में। फिर है कि वर्ष 2018 में सब्जियों का सकल उत्पादन कितना था। तो सब्जियों का सकल उत्पादन के लिए आपको क्या करना है कि सबको आपको जोड़ देना है। 2018 का पूछा है तो 2018 वाले आप जोड़ दो। 700 और 500 1200 और 70 यानी कि 1270। 2018 में कितने हुआ है? 1270। इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप देखो कि वर्ष 2018 की अपेक्षा 2018 की अपेक्षा वर्ष 2019 में सब्जियों के कुल उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो आप देखोगे कि 2018 की तुलना में पूछा गया है कि 2018 की तुलना में 2019 में 2018 में कितना हुआ था हमारा 1270 और 19 में कितना हुआ है 1490। तो हम इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 220 बटे 1270 गुणा में 100। अब हम इनको सबको काटेंगे तो आंसर आएगा 17.2। इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष में सब्जी की उत्पादकता सबसे अधिक थी। तो आपको सबको जोड़ लेना है 2014 से लेके और 2019 तक। आप जोड़ोगे तो सबसे ज़्यादा उत्पादन क्षमता किस में हुई? 2019 में हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये 36 नंबर क्वेश्चन शायद हिंदी में नहीं है। कि संक्षेप पाकर CD रोम का पूरा नाम क्या है। CD रोम का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 37 क्वेश्चन है कि मल्टीमीडिया के घटक कौन कौन से हैं। तो मल्टीमीडिया के घटक टेक्स्ट भी होता है और ऑडियो और वीडियो भी होता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि ICT में क्या क्या शामिल है। तो ICT में ऑनलाइन अधिगम शामिल है, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अधिगम भी है, वेब आधारित अधिगम भी है, और फोर्थ है कि उपयुक्त सभी यानी कि सारे ही शामिल है। तो डी इसका डी यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं आपको। ई कॉमर्स
कंपनियों के हितधारकों को बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु व्यक्तिगत डेटा की ज़रूरत होती है। हाँ, होती है। इस प्रक्रिया में निजता से समझौता करना पड़ सकता है, तो हाँ, करना पड़ सकता है। दोनों बात सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या सही है या नहीं, ये हमें किस तरह पता लगेगा? इन दोनों के बीच में आपको क्यों की लगा के और जोड़ के देखना है। अगर ये बात सही बैठ रही है तो सही इसकी व्याख्या है, अगर सही नहीं बैठ रही तो व्याख्या सही नहीं है। तो अब क्यों की लगाने के बाद इसकी व्याख्या सही बन रही है, आप पढ़ सकते हैं, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइथन क्या है? पाइथन क्या होता है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम है? नहीं। सर्च इंजन भी नहीं है और स्नैक्स भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड के वार्षिक उत्सर्जन के आधार पर महादेशों के सही अवरोही होते हैं, उतरते क्रम में पहचान कीजिए। तो सबसे ज़्यादा किस में है, फिर उससे कम बताना है आपको। तो सबसे ज़्यादा है एशिया में। कितने जो मिलियन मेट्रिक टन है? तो 172.69, यानी कि सबसे पहले आएगा एशिया, बी सबसे पहले। तो बी 2 में दिया हुआ है। फिर उसके बाद में है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में कितना है? 5975, यानी कि उसके बाद में उत्तरी अमेरिका, डी। तो दोनों में फिर डी आ गया। फिर नेक्स्ट है यूरोप में। यूरोप में है 4110। उसके बाद में यूरोप, यानी कि सी। तो हमारा आंसर तो बन रहा है बी। और उसके बाद में अफ्रीका में कितनी है? 1308 मिलियन टन। तो सीक्वेंस बनेगी इसकी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास हेतु वैश्विक सहभागिता के सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में विशेषकर निम्नलिखित में से किन नई प्रौद्योगिकी का लाभ मुहैया कराना अभिकल्पित है? तो जो हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है, इनके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो लक्ष्य 8 है ना, उसमें बताया गया है कि जो विशेष सूचना और प्रौद्योगिकी का विकास इसमें करना होता है। तो इसमें सूचना और संचार आएगा। प्राकृतिक स्रोतों से निम्नलिखित में से किस प्राथमिक प्रदूषक का वैश्विक उत्सर्जन भार की दृष्टि से सर्वाधिक होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है भार सबसे ज़्यादा। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है आपको। तो सूची 1 में पूछा गया है कि अधिक ऑक्सीजन की मांग करने वाले जलाशय। तो अधिक मांग की जलाशय कौन करते हैं मांग? तो पेपर मिल और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ। तो ए का 4 सभी में दिया हुआ है। फिर है पादप पोषक तत्व। पादप पोषक तत्व क्या होता है कि आधुनिक वॉशिंग पाउडर और कृषि अपक्षय होते हैं, यानी कि बी का 2 एक में ही है। तो हमारा आंसर तो सी बन गया। फिर चलो आगे कर लेते हैं हम कि अम्ल एसिड क्या होता है? अम्ल एसिड होता है खान अपवहन। और फिर होता है पॉलीक्लोरिनेटेड बायोफिनाइल्स, यानी कि पीसीपी होता है अपशिष्ट भस्मीकरण और विषाक्त पाटन स्थल। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने की बढ़ती संभावनाओं के बावजूद अनेक समुदाय न्यूनीकरण कार्यक्रम और उपायों को अपनाने से बचते हैं। तो हाँ, बचते हैं। समुदाय न्यूनीकरण को प्राय अपनी
सांस्कृतिक प्रथाओं के परस्पर विरोधी मानते हैं। तो सांस्कृतिक प्रथाओं के नहीं मानते, वे जो अपना जो लक्ष्य है उसमें उसको विरोध जो क्या है आर्थिक विकास लक्ष्यों के परस्पर विरोधी और बाधक मानते हैं, ना कि सांस्कृतिक प्रथाओं के। यानी कि ए तो इसका सही है और आर इसका गलत है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारत में पहला जो मुक्त विश्वविद्यालय है उसका नाम है भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ पे है? तो हैदराबाद में है, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। और उसके बाद में जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना हुई थी 1985 में। तो पहला मुक्त विश्वविद्यालय 1982, 20 का राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी के माध्यम से असमकालिक संप्रेषण घटित होता है? असमकालिक संप्रेषण का मतलब होता है कि हमने कोई संप्रेषण कर लिया, लेकिन उसका क्या है जो फीडबैक है, यानी कि उसका रिजल्ट तुरंत हम नहीं लेना चाहते, उसमें थोड़ा समय का गैप दिया जाता है। तो उसमें क्या क्या आएगा? तो उसमें आएगा ब्लॉग आएगा, डिस्कशन बोर्ड आएगा और वी लॉग आएगा। यानी कि डी ई एफ सी में बन रहा है। तो एक होता है समकालिक संप्रेषण, उसमें हम क्या है तुरंत जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, संप्रेषण करते हैं, तो तुरंत जो फीडबैक आता है, तो तुरंत फीडबैक इन तीनों में तुरंत फीडबैक आता है। ऊपर वालों में टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल क्लासरूम और वीडियो चैट में, और ये नीचे वाले तीन है, इनमें असमकालिक संप्रेषण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को आपको सूची 2 से मिलाना है। तो चरण 1 में है कि मूल्यांकन संग्रहण। मूल्यांकन संग्रहण क्या होता है कि वयस्कों विशेषकर माता पिता के व्यवहारों का संप्रेषण करना और उनका अनुकरण करना। सबसे पहले हम यही करते हैं ना। तो चरण 1 में ये है कि 1 का 2 1 में मिल रहा है, तो हमारा आंसर तो यहीं से बन गया सी। चलो हम आगे कर लेते हैं। चरण 2 मूल्यांकन में क्या होता है कि किसी व्यक्ति के मूल्यों को चुनना और उन्हें आत्मसात करना होता है। फिर चरण 3 में क्या होता है कि उन मूल्यों जिनका उपदेश दिया जा रहा हो और उन मूल्यों जिन पर अमल किया जा रहा हो में अंतर जानना। चरण 4 में क्या होता है कि मानव व्यवहार के बारे में भावी कथनीयता सुनिश्चित करना होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराविद्या का अभिप्राय वह ज्ञान है जो मनुष्य के अनुभव से परे होते हैं। जो मनुष्य के अनुभव से परे होते हैं उनको पराविद्या बोला जाता है। अपराविद्या का अभिप्राय क्या होता है? उस ज्ञान से है जो मनुष्य के अनुभव पर आधारित है, तो उसको अपराविद्या बोला जाता है। तो इसमें क्या है, उपनिषद परंपरा के अंतर्गत ज्ञान के 2 व्यापक जो भागों में बांटा गया है। एक तो होती है पराविद्या और एक होती है अपराविद्या। अपराविद्या वो होती है जो क्या है अनुभव पर आधारित हो, और पराविद्या वो है जो मनुष्यों के अनुभव से परे हैं, और अपराविद्या जो मनुष्य के अनुभव पर आधारित है। तो ए और दो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस प्रविष्टि में उच्च शिक्षण संस्थाओं अथवा अनुसंधान संस्थाओं अथवा वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं में मानकों के समन्वय और निर्धारण का उल्लेख किया गया है? तो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में
संघ सूची में प्रविष्टि 66 में उच्च शिक्षण संस्थाओं अथवा अनुसंधान संस्थाओं अथवा वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं में मानकों के समन्वय और निर्धारण का उल्लेख किया गया है। तो कौन सी धारा में? धारा 66 में। तो ये हमारा पेपर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, अगर इसमें कुछ कमी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।